2019 का हम लोग पेपर कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 एंड इंडियन इकोनॉमी फोर्स बीकॉम सेमेस्टर 4। ग्रुप ए में भाई पुराना सिलेबस में 20 क्वेश्चन आता था, एक एक मार्क करके। तो पहले ग्रुप ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इसमें से कौन सा फीचर्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नहीं है? परफेक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग होता है। मुंशी बाजार जो हम लोग का कोई भी बाजार है ना, वो मोनोपोलिस्टिक ही होता है। कोई भी बाजार से आप सामान खरीदते हैं ना, मोनोपोलिस्टिक। कुछ सामान एक जैसा, कुछ सामान अलग अलग, उसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। भाई कोई भी बाजार में आप दुकान तो खोल ही सकते हैं। ये सब होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा सबके पास प्रोडक्ट नहीं होता, होता है कुछ एक जैसा कुछ अलग अलग। तो इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है भाई? होमोजीनियस। और उसके नीचे क्या? प्रेजेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ए, बी और डी ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर्स होता है। पूछा कौन सा नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज सी। 2 नंबर में ये देख रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। इन ऑलिगोपोली मार्केट द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए फॉर्म इज। ऑलिगोपोली मार्केट में डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है? डिमांड कर्व का जो शेप होता है ऑलिगोपोली मार्केट में, वो होता है आपका इनडिटरमिनेट। कैसा होता है भाई? इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट याद रखना है। ऑलिगोपोली में डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है भाई? इनडिटरमिनेट। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर बगल में क्वेश्चन है, आइए 3 नंबर। इन ऑलिगोपोली स्वीजी मॉडल द मोर द डिफरेंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू पार्ट्स ऑफ डिमांड कर्व। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा है द मोर विल बी द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एमआर कर्व। 4 नंबर में आइए तो, इन परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट इन द प्रोडक्ट मार्केट विथ सिंगल वेरिएबल फैक्टर ऑफ द फॉर्म कर्व ऑफ द फैक्टर इज गिवन बाय इट्स। क्या होगा भाई? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। 5 नंबर आइए, द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? जो जन्म लेते हैं हम लोग सीख जाते हैं, उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल, समझ पा रहे हैं? जो हम लोग का परिवार में काम चलता है, उसे प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसमें कितने परसेंट लोग इंगेज है भाई? 45 से 55%। प्राइमरी सेक्टर में लोग इंगेज कितना परसेंट है? 45 से 55%। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, इन इंडियन इकोनॉमी सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम शो। इंडियन इकोनॉमी में सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम को किस तरीक़ा से आपको शो किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सुन लीजिए ध्यान से, नेशनल इनकम में ना प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माने योगदान, ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी का होता है। सेकेंडरी माने मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब चल रहा है। और टर्शियरी माने सेवा उद्योग, बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। चलिए 7 नंबर में आइए क्वेश्चन में, इन द नेशनल इनकम इन इंडिया 2016-17 कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नेशनल इनकम में 2016-17 ईयर में प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन था? करेक्ट आंसर इज 15 से 25%। 15 से 25%, बगल में क्वेश्चन दिया हुआ। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना? 15 से 25%। कितना परसेंट लोग इंगेज है प्राइमरी सेक्टर में? 45 से 55%। 8 नंबर में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें बताना है कि कौन सा लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर का कारण नहीं है। देखिए, यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी ये लो प्रोडक्टिविटी का कारण है। पुराना टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो कम ही ना होगा प्रोडक्टिविटी। हाई पॉपुलेशन प्रेशर कारण है ये। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी सब कारण है। बेटर बैंकिंग फैसिलिटी ये कारण नहीं है। ये कारण, तो पूछा कौन सा लो प्रोडक्टिविटी का कारण नहीं है? आंसर होगा बेटर बैंकिंग फैसिलिटी। एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन में पढ़ना है कि हमसे पूछा क्या है, समझ रहे, फिर जाके सॉल्यूशन देखना है। 9 नंबर, इन मोनोपोली मार्केट द फॉर्म इज। मोनोपोली में ना, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाई सिंगल सेलर। जिस बाजार को एक ही सेलर चलाएगा, एक ही सेलर कंट्रोल करेगा, उसे कहते हैं मोनोपोली। जैसे आरबीआई, सीएससी कोलकाता में, समझ पा रहे हैं? आरबीआई, तो ये लोग ना, आरबीआई जो प्राइस तय करता है, सॉरी रेलवे जो प्राइस तय करता है ना, वो खुद तय करता है, किसी से पूछने थोड़ी जाता है। रेलवे प्राइस तो खुद तय करता है, कितना जगह, कौन सा जगह कितना भाड़ा लेंगे, तो प्राइस मेकर है। सीएससी इलेक्ट्रिसिटी का खुद प्राइस तय करता है, खुद प्राइस तय करिएगा तो क्या कहेंगे? प्राइस मेकर। तो मोनोपोली मार्केट कौन सा है इसमें से? टेकर है कि मेकर है? तो प्राइस मेकर होगा।
10 नंबर क्वेश्चन में आएगी। इन मोनोपोली इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक ई लेस देन 1 देन, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका आंसर होगा एम आर लेस देन 0। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है जिसका वैल्यू ई लेस देन 1 है, वो क्या होगा, उसका वैल्यू एम आर लेस देन 0, एम आर लेस देन 11 नंबर में आएगी। इन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फॉर्म इन द लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फॉर्म में लॉन्ग रन में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, हम उसी दिन बता रहे थे। लॉन्ग रन में 2 ही सिचुएशन जनरेट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस का कोई चांसेस ही नहीं। लेकिन शॉर्ट रन रहेगा तो 3 सिचुएशन जनरेट हो सकता है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस। यहाँ लॉन्ग रन पूछा है, कौन सा पूछा है, लॉन्ग रन। तो क्या सिचुएशन जनरेट हो सकता है, सुपर नॉर्मल और नॉर्मल, करेक्ट आंसर। 12 नंबर, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली अराइजेज बिकॉज इन हिज मार्केट। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली अराइजेज कब होगा भाई, जब प्राइस क्या रहेगा, ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली अराइज हो जाएगा जब प्राइस ज़्यादा रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, तो प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। इसको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आइए, आ गए 13 नंबर में, देखिए 13 नंबर में, among the following which one is right the basic objective behind disinvestment in India। बोला जा रहा बेसिक रीजन क्या है भाई, समझ पा रहे, जो कि हमारे देश में क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का एक ही है, टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार के पास इतना जिम्मेवारी है कि उसको फुलफिल करने में पैसा ज़्यादा लग जाता है, फुलफिल करने में, समझ रहे हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट ही होगा ना, जो काम के जगह पे कहाँ से पैसा लगाइएगा आप ज़्यादा, समझ पा रहे हैं। 14 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टिव मेजर टू रिमूव द डेफिसिट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट हो रहा है, इसमें से कौन सा करेक्टिव मेजर नहीं है, सुनिए ध्यान से। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट हम बढ़ा दें, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज या डिवैल्यूएशन करें। देखिए भाई, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट ख़त्म करने का, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को ख़त्म करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाइएगा ना तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट को ख़त्म करेगा। डेफिसिट माने कम ही होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट को ख़त्म नहीं करेगा, समझे क्या बोले, किसका डेफिसिट को ख़त्म करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो ना बीओटी खत्म होगा ना बीओपी खत्म होगा, डेफिसिट, समझ पा रहे हैं। बेचना अच्छा बात है, दूसरा देश को बेचिए, बेचने से बीओटी का डेफिसिट भी खत्म होगा, और जब बीओटी का डेफिसिट खत्म होगा तो वो पैसा कहाँ रियलाइज होगा, बीओपी में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बीओटी माने बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ज़्यादा खरीदिएगा तो भाई पैसा तो बाहर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट, करेक्ट आंसर, माफ़ करिएगा, एक्सपोर्ट भूल से बोल दिए थे। 15 नंबर में आइए, इन केस ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। उसी दिन बता रहे थे ना, डिसगाइज का मतलब होता है कि आपका काम नहीं है फिर भी आपको खटवा रहे। पापा लोग ऐसा करते हैं, हम अकेला करने में सक्षम है, अकेला करेंगे तो उतना ही पैसा कमाएंगे, अपना 2 लड़का दोनों को बुला लिया, उन लोग को मिल के खट रहे हैं, कमा कितना रहे उतना ही। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो रहा है, 0। तो डिसगाइज मतलब क्या, काम नहीं है, एक्स्ट्रा लोगों को खटवा रहे हैं, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 आंसर होगा। 16 नंबर, फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया द मिनिमम एवरेज कैलोरी क्या बताया था, 2400, कुछ नहीं बोला तो 2400, बहुत सारा कंडीशन बताए थे, 2100, 2250, तो कुछ नहीं बोला था, कितना होगा, 2400। इन मॉडर्न थ्योरी याद रखिएगा, पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट का मिनिमम एवरेज कैलोरी कितना, 2400। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा का मेजरमेंट का मिनिमम क्या है भाई, 2400। इन मॉडर्न थ्योरी इकोनॉमिक रेंट इज, मॉडर्न थ्योरी में जो इकोनॉमिक रेंट, मॉडर्न थ्योरी 2 तरीका का रेंट है, एक मॉडर्न थ्योरी है और एक है रिकार्डियन का। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक रेंट किसको कहेंगे, तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए नंबर, इनवर्सली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 18 नंबर, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट किसके बराबर होगा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस।
ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चा माइनस कर दीजिए, आ जाएगा नेट प्रॉफिट। पर कैपिटा इनकम कैसे आता है? पर कैपिटा इनकम मैंने प्रति व्यक्ति आय सरकार के नज़र में, पर कैपिटा इनकम मीन्स प्रति व्यक्ति आय सरकार के, ये आता कैसे है? नेशनल इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन। नेशनल इनकम डिवाइड बाई देश का टोटल नेशनल इनकम माने राष्ट्रीय आय को जोड़ दीजिए और पॉपुलेशन से डिवाइड करिए, आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम मीन्स ऑप्शन दिया हुआ है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने क्या होता है? देश में हमारा उत्पादन हो रहा है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हिंदुस्तान का व्यापारी कहीं भी जाके प्रोडक्शन करेगा, हिंदुस्तान के व्यापारी कहीं भी जाके प्रोडक्शन करेगा, वो नेट नेशनल प्रोडक्ट के तहत आएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदुस्तान के व्यापारी हिंदुस्तान में करे, बाहर करे, कहीं भी करे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के तहत आएगा। ग्रुप ए कंप्लीट हुआ। ग्रुप बी में आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे। 30 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे। इन विच ईयर इन इंडिया 14 कमर्शियल बैंक वेर नेशनलाइज? कौन सा ईयर में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था? करेक्ट आंसर इज 1969। 1969 में 14 बैंक को कमर्शियलाइज किया गया था। समझ पा रहे क्या? मैंने नेशनलाइज किया गया था। पहले बैंक वाला लोग क्या करता था ना, खाली शहर में खोलता था, गांव में खोलता ही नहीं था। तो भाई गवर्नमेंट नियम लाया कि भाई जो नेशनलाइज बैंक के तहत आएगा, जिसको भी नेशनलाइज कराना है ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच रखना पड़ेगा। तो 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज अपना करवाया, जो देश भर में चलता है, बोलते हैं ना नेशनलाइज बैंक। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया? गरीबी को हटाने के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम अब तक का क्या चला गया? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। समझ पा रहे? मनरेगा सबसे बड़ा चलाया गया। 13, इन विच प्रोग्राम 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिली आर बीइंग गिवन 25 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ एट वेरी लो प्राइस? 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिली, 10 मिलियन पुअरेस्ट फैमिली को महीना का 25 kg खाने का फूड ग्रेन दिया जाएगा। कौन सा ये, और बहुत ही सस्ता पे, कौन सा ये आयोग में ये डिसीजन लिया गया था? तो इसका आयोग था, कांग्रेस हारते हारते किया था। समझ पा रहे? एंटी योद्धा अन्ना योजना। क्या था करेक्ट आंसर? क्या होगा? एंटी योजना, एंटी योजना, एंटी क्या रे बाबा? एंटी योद्धा अन्ना योजना। इसमें कांग्रेस पास करके गया कि 2 रुपये के जी चावल मिलेगा, 2 रुपये के जी गेहूँ, 3 रुपये के जी चावल। कांग्रेस का पास किया हुआ, हारते हारते 2014 में पास किया था। समझ रहे? एंटी योद्धा अन्ना योजना। चलिए 4 नंबर, एट प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ पीपल लाइज बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। 20 से 25% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे दब के रह रहे हैं, जिनको 2400 कैलोरी का भोजन भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे? 2400 कैलोरी से भोजन नीचे मिल रहा है आपको, तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे है। समझ रहे हैं? और 20 से 25% लोग पॉवर्टी लाइन के आपके क्या रह रहे हैं? नीचे रह रहे हैं। समझ रहे हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली ऑब्जर्विंग। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखा गया। सीजनल माने कुछ दिन काम चलेगा फिर बंद, कुछ दिन काम चलेगा फिर बंद, देखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे गेहूं का खेती होगा 2 महीना किसान बैठ जाएगा, धान का खेती होगा 2 महीना बैठ जाएगा, मक्का का खेती होगा 2 महीना किसान बैठ जाएगा। 6 नंबर, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फॉर्म इन केस ऑफ 2 मार्केट। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर लेंगे। ये तो आपको याद करना पड़ेगा भाई, कंडीशन है। समझ पा रहे हैं? करेक्ट आंसर जो है हमारा बी नंबर है, आपको लर्न कर लेना है। E1 ग्रेटर देन E2, MR1 लेस देन MR2। 7 नंबर क्वेश्चन में किधर गया रे बाबा? 7 नंबर वहीं पे था। अच्छा, साइड में 7 दिखाई नहीं दे रहा। इन मोनोपोली मार्केट द सप्लाई कर। इन मोनोपोली मार्केट द सप्लाई कर। मोनोपोली मार्केट में सप्लाई कर्व क्या होता है भाई? मोनोपोली मार्केट में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि भाई मोनोपोली मार्केट है, वहाँ तो सप्लाई का कोई बात ही नहीं आता है, होगा ही होगा सप्लाई। अब रेलवे में कोई सप्लाई का बात आएगा, इलेक्ट्रिसिटी सीएससी में कोई सप्लाई का बात आएगा, भाई बेचने वाला है कि खरीदने वाला बहुत है, तो वहाँ सप्लाई का बात ही नहीं आता। द लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूला एकदम याद रखना, P माइनस एम सी डिवाइड बाई P। ए नंबर करेक्ट आंसर है, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। समझ पा रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। इसका फार्मूला है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाई प्राइस, P माइनस एम सी डिवाइड बाई P, याद रहेगा, P माइनस एम सी। क्या चीज़? हाँ तो कोई भी आप लगाइए, ठीक है। 9 नंबर में, इफ द डिमांड कर्व हैज अ किंग दैट विल बी द शेप ऑफ एमर कर्व स्वीजी मॉडल। अगर डिमांड कर्व किंग हो रहा है, किंग का मतलब आधा कट जाएगा, आधा कट जाएगा। कैसे? हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं डिमांड कर्व किंग, ये तो 2 लाइन बेसिक है। यहाँ देखिए ना भाई, डिमांड कर्व किंग कैसे होता है, ऐसे ऐसे कट जाएगा, माना डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये एमआर कर्व डिसकंटिन्यू, यहाँ से कट जाएगा किंग होने पर, समझ पा रहे? माना डिसकंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू नहीं गया, इधर से आया यहाँ कटा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। समझे क्या बोले? तो करेक्ट आंसर इज एमआर कर्व विल बी डिसकंटिन्यूअस, एमआर कर्व विल बी डिसकंटिन्यूअस। 10 नंबर में आइए, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी arises because in the long run firm produces at, बगल में आंसर है ना, क्या क्या ऑप्शन है रे बाबा? द राइजिंग पार्ट ऑफ LSE, द मिनिमम पॉइंट ऑफ LSE, फॉलिंग पार्ट ऑफ LSE। करेक्ट आंसर इज फॉलिंग पार्ट ऑफ LSE। द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP, GNP और GDP का जो अंतर होगा ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे देश में साल भर में हमारे देश का कंपनी या किसी भी देश का कंपनी जब उत्पादन करेगा तो साल भर का वैल्यू को कहेंगे जीडीपी। किसी भी कोई भी कंपनी हो हमारे देश में, हमारे इंडिया में कर रहा है जीडीपी है। और जीएनपी माने हमारे हिंदुस्तान का कंपनी इंडिया में करे या कहीं पे भी पृथ्वी पे करे, सब वो जीएनपी के तहत आएगा। तो दोनों का जो अंतर होगा इसको हम कहते हैं नेट फॉरेन अर्निंग्स। डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज कॉल्ड नेट फॉरेन अर्निंग। डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज कॉल्ड नेट फॉरेन अर्निंग। 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। बोला जा रहा कि कौन सा इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट के तहत कंसीडर किया गया था। सुनिए, इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है, इसको पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था महबूब उल हक, वो इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट को दिया। बोला कि इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट के तहत हम लोग लॉन्गेविटी को कंसीडर करेंगे, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए लोगों का, पुबर्टी को कंसीडर करेंगे, एजुकेशन को कंसीडर करेंगे। समझ रहे हैं? तो इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट के तहत लिटरेसी रेशियो को कंसीडर करेंगे। तो इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट के तहत क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर इज पुबर्टी। ऑप्शन आइए 13 नंबर में आइए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द नेशनल इनकम इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। रिसेंट टाइम में टर्शियरी सेक्टर माने सेवा उद्योग कितना % का कंट्रीब्यूशन दे रहा है भाई? सेवा उद्योग ही तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा। सेवा उद्योग ही हमारे देश में 50 से 60% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कितना %? और सेकेंडरी सेक्टर कितना दे रहा है भाई? 45 से 55। और प्राइमरी सेक्टर कितना दे रहा है? 15 से 25। चलिए 14 नंबर, विच सेक्टर ऑफ इंडिया has shown the tremendous growth in the first decade of 21st century। कौन दिया भाई? ट्रिमेंडस ग्रोथ किस में? आईटी सेक्टर में आया है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुआ है, समझ पा रहे? ये लास्ट डिकेड में, समझ पा रहे? 21 सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड माने 10 सालों में, समझ पा रहे? तो आईटी सेक्टर में हुआ है। 15 नंबर, द एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज इंक्लूडेड इन। बैंकिंग इंश्योरेंस कौन से सेक्टर में आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? टर्शियरी में आएगा। सेवा उद्योग। ऑपरेशन बर्गा इज लैंड रिफॉर्म्स। ऑपरेशन बर्गा इज लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इनिशिएटेड इन। ऑपरेशन बर्गा के तहत ना यहाँ पे एक मूवमेंट चला था ऑपरेशन बर्गा। इसमें ज़मीन
जिसके अंदर में है उसके नाम से सरकार बोला आइए आपके नाम से हम एक टैक्स का बिल कर दे रहे हैं। शेयर प्रॉपर का नाम को रजिस्टर किया गया वेस्ट में। यहाँ पे बहुत सारा मैंने ऐसा ज़मीन था जिसका कोई कुछ खबरा नहीं था, वो ज़मींदार लोग हड़प के रखा था और ज़मींदार लोग दूसरे से भाड़ा लेता था। तो जिससे ज़मींदार लोग भाड़ा लेता था ना, सरकार बोला आइए आइए हमको भाड़ा दीजिए, हम आपके नाम से रिकॉर्डिंग कर दे रहे वो नेम, सब जाके उसी को भाड़ा दे दिया। अभी भी ज़मींदार केस लड़ता है। तो ये ऑपरेशन बरगा के तहत हुआ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ऑपरेशन बरगा कौन सा ईयर में चला था? 1977। Which among these institution is regarded as apex rural financial institution? सुनिएगा ध्यान से, apex rural सुनिएगा, गांव के लिए ना, खेती बाड़ी के लिए, रूरल एरिया के लिए नाबार्ड को बनाया था हम लोग। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये मेन है, नाबार्ड मेन है, समझ रहे हैं? जो कृषि वगैरह को लोन दिया जाता है इसके तहत। एन एंटरप्राइज इज अ माइक्रो एंटरप्राइज। कब कहेंगे माइक्रो? अगर सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख से कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग में है तो 25 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 25 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। तो आपको हम क्या कहेंगे कि माइक्रो एंटरप्राइज के तहत आप आते हैं। समझ रहे? आपका एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज के तहत आता है, समझे?